प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एल.सी. सिन्हा, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय नवीन महाविद्यालय ठेलकड़ी, जिला राजनांदगांव। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं बीए भाग 1 हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत श्री भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी चीफ की दावत की तत्वगत समीक्षा लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। प्रिय विद्यार्थियों, श्री भीष्म साहनी जी नए कथाकारों में विशेष स्थान रखते हैं। वे एक यथार्थवादी कहानीकार हैं। उनकी कहानियों में जीवन के विविध प्रसंगों का बहुत ही सरलता और सहजता के साथ चित्रण हुआ है। जीवन में निर्मित होने वाली विभिन्न परिस्थितियां और घटित होने वाली विविध घटनाएं बड़ी ही सरलता के साथ उनकी कहानियों में उभरते हैं। जीवन और परिस्थितियों से उत्पन्न या जीवन और परिस्थितियों में व्याप्त विसंगतियों पर वे व्यंग्यात्मक चोट करते हैं। भीष्म साहनी जी की अधिकांश कहानियां मध्यवर्गीय व्यक्ति और उनके परिवेश के आधार पर रची गई है। भीष्म साहनी जी अपनी कहानी के सभी पात्रों का चरित्र चित्रण मनोवैज्ञानिक ढंग से बड़ी सजीवता के साथ करते हैं। इसमें वे बड़े सिद्धहस्त हैं। एक और विशेष बात यह है कि उनकी कहानियों में सामाजिकता पर विशेष बल दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि भीष्म साहनी जी एक संवेदनशील कहानीकार हैं, उनकी कहानियों में संवेदनशीलता उभर कर सामने आती है। उनके द्वारा रचित सुप्रसिद्ध कहानी चीफ की दावत में भी उनकी संवेदनशीलता उभर कर सामने आती है। चीफ की दावत कहानी का विश्लेषण हम कहानी के तत्वों के आधार पर इस प्रकार से कर सकते हैं। पहला है कथानक। इस कहानी का कथानक अत्यंत संक्षिप्त है। मिस्टर श्यामनाथ के पिता की मृत्यु बचपन में ही हो चुकी थी। उनकी माता ने आर्थिक तंगी को सहती हुई अपने गहने आदि को बेचकर श्यामनाथ को पढ़ाते लिखाते हैं। मिस्टर श्यामनाथ किसी विदेशी कंपनी में कुछ अधिकारी के रूप में नियुक्त हो जाते हैं। उनका चीफ अर्थात उनका बड़ा अधिकारी उनके घर आते हैं। उनके घर आने का कारण है कि मिस्टर श्यामनाथ ने दावत पर आमंत्रित किया है। मिस्टर श्यामनाथ ने इस आशा से चीफ को अपने घर पर दावत दी कि दावत से प्रसन्न होकर
उनका चीफ पदोन्नति दे देगा। मिस्टर सामनाथ ने अपनी पत्नी की सहायता से दावत को पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन उनके सामने एक जटिल समस्या आ गई। वह यह कि उनके सामने अपनी अनपढ़ और बूढ़ी मां को कहां रखें। अपने आप को सुसभ्य और सुशिक्षित प्रदर्शित करने वाले सामनाथ नहीं चाहते थे कि चीफ की दृष्टि उनकी बूढ़ी और अनपढ़ मां पर पड़े। इसलिए उन्होंने अपनी मां को आदेश दिया था कि वह बैठक में ही बैठी रहें। अगर चीफ उनसे कोई बात पूछे तो उसका ठीक ठीक उत्तर दे। उन्होंने अपनी मां से ढंग के कपड़े पहनने के लिए भी कहा। शाम के वक्त चीफ के साथ उनकी पत्नी आई। सामनाथ के सहयोगी कर्मचारीगण और उनके मित्रगण भी आए। दावत के समय शराब का दौर चलने लगा। शराब का दौर समाप्त होने के बाद भोजन का दौर चला। सामनाथ की मां कुर्सी पर पैर रखे सो गई थी। सामनाथ चीफ ने मां को देखा और परिचय पाकर उनके प्रति आदर भाव प्रकट किया। मिस्टर सामनाथ डर रहे थे कि मां के कारण कहीं उनके द्वारा दिया गया दावत व्यर्थ न चला जाए और उनकी तरक्की रुक न जाए। पर ऐसा नहीं हुआ। मां से बातचीत करके और मां के द्वारा बनाई गई फुलकारी को देखकर चीफ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। चीफ के द्वारा मां से यह आग्रह किया जाता है कि वह कोई पारंपरिक गाना सुनाए। बूढ़ी मां यादों के तह में जाकर के कोई एक पारंपरिक गीत का मुखड़ा सुना देती है, जिसे सुनकर चीफ अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और चीफ की प्रसन्नता को देखकर मिस्टर सामनाथ आश्वस्त हो जाते हैं कि अब उनकी तरक्की अवश्य हो जाएगी। दूसरा तत्व है पात्र और चरित्र चित्रण। इस तत्व की दृष्टि से इस कहानी की यदि हम समीक्षा करें तो पाते हैं कि इस कहानी में 3 प्रमुख पात्र हैं। पहला पात्र है मिस्टर सामनाथ, दूसरा पात्र है मिस्टर सामनाथ की बूढ़ी मां और तीसरा पात्र है चीफ। मिस्टर सामनाथ यद्यपि गरीबी में पला बढ़ा है, उनके पिता की मृत्यु उनके बाल्यकाल में ही होने के कारण उनके घर की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है। मिस्टर सामनाथ की मां अपने गहने आदि बेचकर उन्हें पढ़ाती लिखाती हैं और वह पढ़ लिख करके किसी विदेशी कंपनी में अधिकारी हो जाते हैं। उनका रहन सहन अब पाश्चात्य ढंग का हो गया है। वे पश्चिम की सभ्यता में पूरी तरह डूब गए हैं। वे नहीं चाहते कि चीफ के सामने उनकी बूढ़ी मां और अशिक्षित मां सामने आए
उन्हें देखकर उनका चीफ अप्रसन्न हो जाए। बूढ़ी माँ को कुर्सी पर सोता हुआ देखकर उनकी इच्छा होती है कि उसे कोठरी में ढकेल दे, पर चीफ के सामने वे ऐसा नहीं कर पाते हैं। माँ के कारण चीफ को प्रसन्न होते देखकर श्यामनाथ की दृष्टि माँ के प्रति बदल जाती है। उनकी दृष्टि में माँ का महत्व बढ़ जाता है। मिस्टर श्यामनाथ की माँ सीधी सादी और पुराने ढंग की परिश्रमी महिला है। वह अपने बच्चे के प्रति, उनके भविष्य के प्रति चिंतित है, गंभीर रहने वाली माँ है। उन्होंने अपने गहने बेचकर श्यामनाथ को पढ़ाया। वह गाना भी जानती है, कपड़ों का कढ़ाई करना भी जानती है। वह फुलकारी बनाने में सिद्धहस्त है। उनका व्यक्तित्व अत्यंत सरल और सहज है, जो चीफ को अत्यंत प्रभावित करता है। तीसरा पात्र जिसे हम चीफ कहते हैं, चीफ विदेशी और उच्च अधिकारी होकर भी सरल हृदय वाला व्यक्ति है। जिस माँ के विषय में श्यामनाथ को आशंका थी कि चीफ उसे देखकर और उसके विषय में जानकर अप्रसन्न होंगे, उसी माँ के कारण चीफ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और श्यामनाथ को अपनी पदोन्नति की आशा दृढ़ हो जाती है। तीनों पात्रों का चरित्र चित्रण सफल और प्रभावशाली ढंग से हुआ है। मिस्टर श्यामनाथ का चरित्र आरंभ से स्पष्ट हो जाता है, जबकि चीफ का चरित्र बाद में स्पष्ट होता है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि चीफ की दावत कहानी के पात्रों के चरित्रांकन करने में कहानीकार अत्यंत सफल है। वे मनोवैज्ञानिक ढंग से इनके चरित्रों का उद्घाटन करते हैं। तीसरा तत्व है कथोपकथन या संवाद। इस कहानी में कथोपकथन बहुत कम है। जो भी कथोपकथन इस कहानी में है वे अत्यंत संक्षिप्त, जीवन, सरल, प्रभावशाली और स्वाभाविक है। संवादों की उपयोगिता पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालना और कहानी के कथानक को गति देना है। इस दृष्टि से इस कहानी के संवाद अत्यधिक सफल है। इस कहानी के संवादों का एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत है। जैसे श्यामनाथ माँ से कह रहे हैं, माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम जानते ही हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर में तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाएं माँ, तब तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ धीरे से बोली, अच्छा बेटा। इस कहानी के कथोपकथन या संवाद वैशिष्ट्य यह भी है कि इसमें प्रस्तुत हुए संवाद या कथोपकथन पात्रानुसार है। जैसे, ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। क्या कहा माँ? यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? श्यामनाथ तो क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खान पहन लिया है,
अब यहाँ क्या करूंगी, जो थोड़े दिन जिंदगी के बाकी है, भगवान का नाम लूंगी, तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं हैं बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी, जानती नहीं साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूंगी। चौथा तत्व है भाषा शैली। पूरी कहानी सरल और स्वाभाविक भाषा में लिखी गई है। कहानी में संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दावली का अभाव है। कहानी के पात्र पंजाबी हैं और आधुनिक सभ्यता में ढले हुए हैं। लेखक भीष्म साहनी जी भी पंजाबी हैं। इससे कहानी की भाषा में पंजाबी के फुलकारी, टप्पे जैसे शब्दों के साथ उर्दू के दावत, अंग्रेजी के ड्रिंक, चीफ जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा में शुद्धता पर नहीं, भाव प्रकाशन पर बल दिया गया है। उदाहरण के रूप में भाषा की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत है। मिस्टर सामनाथ ने इंतजाम तो कर लिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे। देसी अफसर उनकी स्त्रियां होंगी। कोई गुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ की क्रोध में वह फिर झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। जहाँ विदेशी कंपनियों के बड़े बड़े कार्यालय हैं, कहानी का काल अर्थात समय भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व का प्रतीत होता है। स्वतंत्र भारत में विदेशी अधिकारी भारत में आने बहुत कम हो गए थे। कहानी का वातावरण घरेलू है। पूरी कहानी में श्यामनाथ के घर में घटनाएं घटित होती है। दावत का प्रबंध, घर में बूढ़ी माँ और अनपढ़ माँ का होना, घर में बैठक और गुसल खाने का उल्लेख, माँ का कुर्सी पर सो जाना, माँ का कोठरी से पुरानी फुलकारी निकाल कर देना आदि बातें कहानी के घरेलू वातावरण को निर्मित करती है। दावत के वातावरण को प्रस्तुत करता हुआ एक गद्यांश दृष्टव्य है। एक कामयाब पार्टी वही है जिसमें ड्रिंक सफलता से चल जाए। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी राव में बह रहा था जिससे गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट ना थी, कोई अड़चन ना थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे। सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था। कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए? साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लगे थे। दफ्तर में जितना रौब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त प्रखर हो रहे थे और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओतप्रोत सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। उद्देश्य की दृष्टि से यदि हम इसकी समीक्षा करें तो हम पाते हैं कि यह प्रभावशाली कहानी है, प्रभाववादी कहानी है। कहानी में एक नहीं अनेक उद्देश्य हैं। कहानी के उद्देश्यों को हम निम्नलिखित रूपों में संकेतित कर सकते हैं। जैसे पहला है, गरीब और अनपढ़ घर के लोग पढ़ लिख कर और अच्छी नौकरी पाकर यह प्रदर्शित करते हैं कि वे खानदानी
रईस हैं। इस प्रकार के लोग अपने अनपढ़ माता पिता को दूसरों के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहते। दूसरा, नौकरी पेशा लोग अपने काम की अपेक्षा खुशामद पर अधिक विश्वास करते हैं। वे पदोन्नति पाने के लिए अधिकारियों को अपने घर पर दावत देते हैं। तीसरा उद्देश्य है, विदेशी लोगों के विषय में जो धारणा निर्मित है कि वे केवल चमक दमक पसंद करते हैं, सादगी नहीं, यह धारणा लेखक ने इस कहानी में निर्मूल कर दी है। शीर्षक की दृष्टि से इस कहानी का शीर्षक अत्यंत प्रभावशाली है। 2 अक्षरों का शीर्षक कहानी का केंद्र बिंदु है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस कहानी में कहानी के सभी तत्व पूर्ण रूप से निर्वाह हुआ है। यह कहानी कला की कसौटी पर खरी उतरती है। प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो लेक्चर आपको अवश्य लाभ पहुंचाएगा। आप इससे अवश्य लाभान्वित होंगे।